हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। BFM सब्जेक्ट जिस पे हम लोग डेली बेसिस पे आपका प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो रेगुलर बेसिस पे हमने अभी तक कवर की हैं, ठीक है। मॉड्यूल ए इज़ ऑलमोस्ट ओवर, ठीक है। मॉड्यूल बी जिसमें कुछ एरियाज आपका दो सेशन मैंने ऑलरेडी आपके लिए किए हैं। आज हम लोग थर्ड सेशन पे हैं, ठीक है। एंड आई विल कंडक्ट वन मोर सेशन बेस्ड ऑन मॉड्यूल बी। ओके, सो मॉड्यूल बी इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट और काफी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और यू विल सी नंबर ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वन। एंड क्वेश्चन आर जनरली फ्रॉम Basel's pillars एंड अपार्ट फ्रॉम दोज बेसल गाइडलाइंस रूल्स रेगुलेशंस, ये बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक जो हमने ऑलरेडी कवर किए थे अपने लास्ट सेशन के अंदर। क्रेडिट रिस्क हमने आपका कवर किया था, ठीक है। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट एंड बेसल 3 फ्रेमवर्क ऑन लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। ओके, सो दीज आर दी टू यूनिट्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड आपका जो एरियाज हैं, किस तरीके से एग्जामिनेशंस के अंदर आपको पूछे जा सकते हैं, उन सब के ऊपर आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट सेशन को देख रहे हैं एंड तक जरूर देखिएगा। दूसरा, अपने जो साथी बैंकर्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिससे आपको जो आने वाले सेशन है उनके बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे, राइट। चलो, तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका। इट इज मोर टुवर्ड टू ALM, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एंड हर एक बैंक का एक गोल होता है टू अचीव सॉल्वेंसी एज वेल एज लिक्विडिटी। सॉल्वेंसी इज पॉजिटिव नेटवर्थ, ठीक है। हमारा जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव रहे, इनकम प्रॉफिट साइड पे आपका रहे। दूसरा, आपका लिक्विडिटी जिसको अचीव करना, ठीक है। लिक्विडिटी, अगर कोई भी बैंक लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर फंसेगा, सो दैट मीन्स दे आर गोइंग टू फेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसे आपका ये इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे आपका फंडिंग रिस्क कैन बी अ मेजर रीजन, इंटरेस्ट रेट रिस्क आपका हो सकता है, ठीक है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क आपका हो सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो यहां से देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन लिक्विडिटी गाइडलाइंस। ओके, तो BCBS जिसके द्वारा सितंबर 2008 के अंदर आपका आफ्टर दिस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस दे कम अप विद 13 प्रिंसिपल्स, 13 प्रिंसिपल उनके द्वारा आपका रिलीज किए गए, ठीक है। तो जिनसे हम लोग सारे 13 प्रिंसिपल्स मैं आपको यहां पे कराऊंगा क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। विच प्रिंसिपल फॉर साउंड लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट published by BCBS emphasizes that a bank should have a sound process for identifying, measuring, monitoring and controlling liquidity risk. तो ये कौन से प्रिंसिपल में बोला गया है? तो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन? प्रिंसिपल 5 आपका, ठीक है। जो प्रिंसिपल 5 जिसके ऊपर इसमें आपका बात किया गया, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है। Liquidity risk management principle after the global financial crisis, in recognition of need for to improve their liquidity risk management, the Basel Committee on Banking Supervision published Principle for Sound Liquidity Risk Management and Supervision in September 2008. The broad principle for sound liquidity risk management by as mentioned by the your BCBSR, तो 13 प्रिंसिपल आपका इसके अंदर है। तो वन बाय वन सारे प्रिंसिपल्स जिनको हम लोग आपका यहाँ पे गो थ्रू करने वाले हैं, ठीक है। सो वन बाय वन वी विल गो विद दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो फर्स्ट वन आपका लिक्विडिटी रिस्क, पहला जो हमारे पास है लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल, फर्स्ट वन। सो प्रिंसिपल वन आपका, ठीक है। सो वन बाय वन एंड ध्यान से सुनिएगा इनको, और मेरा सजेशन सभी को ये रहेगा कि इनको बार बार आपका रिवाइज कीजिएगा, बिकॉज आने वाले एग्जामिनेशन में यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज। हर साल पूछा जाता है, तो इस बार भी आप लोग देखने के लिए मिल सकते हैं। So a bank responsible for the sound management for liquidity risk, a bank should establish a robust liquidity risk management framework that ensure it maintains sufficient liquidity, including high quality liquid asset to withstand a range of stress events, including those involving the loss or impairment of both unsecured and secured
फंडिंग सोर्सेज, ठीक है। तो पहला जो आपका लिक्विडिटी प्रिंसिपल है दैट इज ऑल अबाउट द ओवरऑल लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑफ अ बैंक, ठीक है। तो एक कोई भी बैंक आपका है तो उसका जो ओवरऑल लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड आपका, ठीक है, जहां पे कहीं ना कहीं बैंकों को वो आपका लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी हो या शॉर्ट टर्म में, जैसे अगर आप इनके रेफरेंसेस को देखते हैं, सो वी हैव एलसीआर, वी हैव नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, तो जो यहीं से इन्हीं का आपका आउटकम बाद में निकल के आए, ठीक है। प्रिंसिपल टू, गवर्नेंस ऑफ लिक्विडिटी और रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल टू इज रिलेटेड टू गवर्नेंस ऑफ लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट. A bank should clearly articulate a liquidity risk tolerance that appropriate for its business strategy and its role in the फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो एक प्रॉपर आपका लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस लेवल आपका, ठीक है, जो कहीं ना कहीं जो बैंक के रिस्क एपेटाइट है उसके अंदर आपका होना चाहिए, ठीक है। तीसरा प्रिंसिपल 3 आपका सीनियर मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। सो सीनियर मैनेजमेंट शुड डेवलप अ स्ट्रेटेजी, policies and practices to manage liquidity risk in accordance with the risk tolerance or principle 2, and to ensure that the bank maintains sufficient liquidity. Senior management should continuously review information on bank liquidity development and report to the board of directors on regular basis. A bank board of directors should review and approve the strategy, policies, practices related to management of liquidity at least annually, and ensure that senior management manages liquidity risk efficiently, okay, or effectively, okay. तो ये प्रिंसिपल अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बहुत बार एग्जामिनेशन के अंदर आपके टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज लाइक जो भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स आपके हैं बैंक के अंदर रिस्क मैनेजमेंट के और बेसिक आपका लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट के प्रोफाइल के अंदर, तो उन सब के लिए, ठीक है, वो सीनियर मैनेजमेंट हो, ठीक है, जो कहीं ना कहीं अच्छी पॉलिसीज आपका लेके आए, ठीक है, इट शुड बी पार्ट ऑफ बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी, एंड बोर्ड को भी आपका यहाँ पे डायरेक्ट किया गया कि एटलीस्ट एनुअली एक बार वो अपने जो भी लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोसेस बनाए गए हैं उनको टाइमली बेसिस पे टेस्ट करते रहें, उनके वो फीडबैक लें और उनका रिव्यू आपका बहुत जरूरी है, ठीक है, और जो भी सुटेबल चेंजेस हैं वो किए जाएं। प्रिंसिपल 4, a bank should incorporate liquidity cost, benefit, and risk in the internal pricing, performance measurement, and new product approval process for all significant business activities, both on or off balance sheet exposures, thereby aligning the risk taking incentive of individual business line with the liquidity risk exposure their activities create for the bank as a whole आपका, ठीक है। तो अगेन आपका प्रिंसिपल 4 बैंक लेवल पे, ठीक है। तो जो भी हम लोगों के इंटरनल, जैसे आपका लिक्विडिटी प्राइसिंग का मतलब क्या है, अगर हम लोग लिक्विडिटी मैनेजमेंट में जाने सो इट विल इन्वॉल्व सम कॉस्ट, जैसे कोई एसेट जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म में आपका क्रिएट कर रहे हैं, तो जो इंटरेस्ट रेट आपके हैं या अदर्स जो सारी चीजें हैं, और वो जैसे इफ यू आर मैनेजिंग हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, तो वो कहीं ना कहीं आप उन एसेट्स को कहीं पे आपका प्लेस नहीं कर पा रहे हैं, सो दैट विल देयर इज अ कॉस्ट, तो वो कॉस्ट आपका एक सुटेबल वे में हो, ठीक है, ऐसा ना हो कि उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, उतना बड़ा रिस्क नहीं था, तो इस तरीके से एक प्रॉपर विन विन सिचुएशन वी हैव टू क्रिएट। प्रिंसिपल 5 जिसके ऊपर हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी रिस्क. अ बैंक शुड हैव अ साउंड प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग, measuring, and monitoring and controlling liquidity risk. That means what type of or what kind of liquidity shortage or uncertainties our bank is going to face in near future. Okay, that is identification. Second one is quantifying those particular events, ठीक है, उनका कितना आपका असर हो सकता है, ठीक है, and proper आपका monitoring and control. So that is the part of this one. This process should include a robust framework for comprehensive projecting cash flows arising from assets, liabilities, and off-balance sheet item over an appropriate set of time horizon. Okay, next one. Principle 6, measurement and management of liquidity risk. A bank should actively monitor and control liquidity risk exposures and funding need within and across entity level, ठीक है, across legal entity, business line, and currencies, taking into account legal, regulatory, and operational limitations
टू ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। सो मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी रिस्क से रिलेटेड अगेन आपका देखो रिस्क एक्सपोजर्स या आपका जो भी है, ठीक है। तो जो भी हम लोग अपने बैंक के लिए पहले तो वो सिंक हो आपका बैंक के रिस्क टॉलरेंस लेवल से, ठीक है, या जो भी रिस्क एपेटाइट हम लोगों का है। दूसरा, अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने बैंक को ध्यान रख रहे हैं, जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं उनका भी आपका ध्यान रखा जाए, वो सारी चीजें उनके बेसिस पे ये आपके प्लान डेवलप किया जाए। 7, अगेन मेजर मैनेजमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी रिस्क। अ बैंक शुड एस्टेब्लिश फंडिंग स्ट्रेटेजी that provide effective diversification in sources and tenure of funding, ठीक है। sources of funds जो आपके होते हैं, ठीक है, so there should not be any kind of concentration risk on those particular sources। तो एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन हो और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो, ठीक है, जो मतलब नंबर्स में आपका हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि लाइक वी आर जैसे हम लोग परसेंटेज या एक्सपेक्टेशंस या 10 इस तरीके से न जाओ, ठीक है। So it should maintain an ongoing presence in its chosen funding market and strong relationship with funds providers to promote effective diversification of funding sources। बहुत आसान है, ठीक है। 7, 8 आपका a bank should actively manage its intraday liquidity position and risks to meet payment and settlements, ठीक है। तो जो इंट्राडे पोजीशंस हमारी होती है ट्रेडिंग बुक के अंदर, इट शुड बी लाइक जैसे मतलब उसमें जो आपके पोजीशन लिमिट्स हैं, स्टॉप लॉसेस हैं, उन सब का पालन हो जिससे, और कितना ये आपका एक्सपोजर से रिस्क एपेटाइट क्या है वो आपका क्लियरली आर्टिकुलेटेड हो, जो भी स्टेक होल्डर्स आपका या जो डीलर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। दूसरा, इंट्राडे पोजीशन कितना बनाया जा सकता है, ठीक है, रिस्क आपका कितना है, और पेमेंट एंड सेटलमेंट्स आपका कैसे होगा उसके लिए प्रॉपर आपके नंबर्स हो, ठीक है, ऑन टाइमली बेसिस अंडर बोथ नॉर्मल एंड स्ट्रेस कंडीशंस एंड thus contribute to the smooth functioning of payment and settlement system, ठीक है। तो किसी भी तरीके का कोई भी लैग आपका नहीं आए। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल 9, measurement and management of liquidity risk. A bank should actively manage its collateral positions, differentiating between encumbered and unencumbered assets। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि हमारे पास इनकम्बर्ड और अनइनकम्बर्ड एसेट कितने हैं, ठीक है। अनइनकम्बर्ड, आई होप यू रिमेंबर दैट वन, कि जिनके अगेंस्ट में जिनको हमने कहीं पे भी कोई प्लेज या नहीं किया गया, ठीक है, विच कैन इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। इनकम्बर्ड आपका they are liquid but they are like we have pledged those kind of financial asset with something else, ठीक है, उनके अगेंस्ट में हमने कुछ आपका लोन या अदर्स लिया हुआ है, ठीक है। A bank should monitor the legal entity and physical location where collateral is held, ठीक है। जैसे जहां पे भी हम अगर कोई कोलेटरल पोजीशंस हैं तो वो उनके ऊपर भी आपका ऐसा नहीं कि कोलेटरल हमने बनाया उसको भूल गए, ठीक है। सो उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट हो एंड हाउ इट मे बी मोबिलाइज इन अ टाइमली मैनर, ठीक है। तो अगर कभी उनको हमको इनकैश करने की जरूरत पड़ती है तो दैट मीन्स उनकी करंट वैल्यूएशन आपका बनी रहे, ठीक है। तो जब भी उनके अगर हमें उनको कभी लिक्विडेट करने की जरूरत पड़ती है सो वी कैन इजीली लिक्विडेट देम, राइट। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल 10 आपका, सो मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी रिस्क के संबंध में अगेन, ठीक है। अ बैंक शुड कंडक्ट स्ट्रेस टेस्ट ऑन रेंज ऑन अ रेगुलर बेसिस। स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है आपका, बेसिकली स्ट्रेस टेस्टिंग हम लोग किसके लिए कंडक्ट करते हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए, ठीक है, और फॉर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, राइट। जैसे सिचुएशन लाइक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और वी कैन से कोविड लाइक सिचुएशंस, ये सारे आपके स्ट्रेसफुल सिचुएशन। देखो दो तरीके के लॉसेस हो सकते हैं, एक एक्सपेक्टेड लॉस, जैसे हम कोई लोन दे रखे हैं, एनपीए हो गया, प्रोविजनिंग करें, दैट इज एक्सपेक्टेड लॉस। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एक सडन जहां पे जिसको हम लोग डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कोई भी सिचुएशन है, सो दैट इज काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, राइट। तो अब यहाँ अ बैंक शुड कंडक्ट स्ट्रेस टेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है, जिसके लिए हमारे पास अभी प्रिंसिपल 11 आएगा जिसमें सीएफपी आपको बनाना होता है एंड दैट सीएफपी शुड बी टेस्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी एफिकेसी एंड एफिशिएंसी को आपका टेस्ट करने के लिए, राइट, ऑन रेगुलर बेसिस फॉर अ वेराइटी ऑफ शॉर्ट टर्म and protected institution specific and market wise stress scenario individually on and in combination to identify sources to a potential liquidity strain and to ensure that current exposure remain in accordance with a bank established liquidity risk tolerance, ठीक है।
तो जिससे कहीं ना कहीं जो हम लोगों के रिस्क टॉलरेंस या जो रिस्क एपेटाइट है उस पर्टिकुलर बैंक का, दैट शुड बी जस्टिफाइड। ऐसा नहीं हो कि आपकी जो पोजीशन है या अदर्स, अगर कोई भी स्ट्रेस, हम एज कट टू कट चल रहे हैं, अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट इज द प्रिंसिपल 11, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ओके, क्विकली गो थ्रू दिस। पहले आप इसको एक बार स्टडी करो, ठीक है। सो दिस इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशंस के अंदर आपका पूछा जाता है, ठीक है। ऑलराइट, चलो। सो आई होप सबने इसको आपका पढ़ा होगा, ठीक है। सो सीएफपी इज अ कंटिजेंसी फंडिंग प्लान, ठीक है। मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ बफर विच वी आर मेंटेनिंग फॉर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, राइट। So a bank should have a formal contingency a funding plan CFP that clearly set out the strategies for addressing liquidity shortfall in emergency situation, ठीक है। कोई भी ऐसा इमरजेंसी आता है, इमरजेंसी लाइक stressful situation like global financial crisis 2007-8, right? So a CFP should outline policies to manage a range of stress environment, establish a clear line of responsibility, who will responsible for what, include a clear invocation and escalation procedures, and be regularly tested, updated to ensure that it is operationally robust, ठीक है। तो एक आपको खुद का आपका एक कंटिजेंसी प्लान आपका रखना है, एक बफर्स आपको मेंटेन करने, और वो प्लान की एफिशिएंसी एफिकेसी को टेस्ट करने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पर उसको चेक करना होगा कि अगर सिचुएशन लाइक कहीं ना कहीं विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशंस, ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस को आपका ड्राइव करके यू हैव टू टेस्ट दैट पर्टिकुलर वन, और उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है इन डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज, वो काम करेगा या नहीं करेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर वो चीज होती है, दैट देन ओनली यू विल बी सेफ एट द टाइम ऑफ एनी काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ठीक है। तो सीएफपी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इसको प्रायोरिटी आपका दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल 12, a bank should maintain a cuisine of unencumbered high quality liquid assets, that is the outcome is LCR, ठीक है, liquidity coverage ratio, to be held in to held as insurance against a range of liquidity stress scenario, including those that involve the losses or impairment of unsecured and typically available secured funding sources. There should be no legal, regulatory, or operational impediment, to using these assets to obtain फंडिंग्स, ओके। तो ये आपका किसके संबंध में है, एलसीआर के संबंध में, ठीक है। मतलब इसी का आउटकम वाज एलसीआर, ठीक है। सो उन्होंने क्या बोला कि हर एक बैंक के पास कुछ ऐसे एसेट्स होने चाहिए जो क्या है आपका हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, यू कैन कन्वर्ट दोस टाइप ऑफ एसेट एनी टाइम, ठीक है। जब भी उनकी जरूरत पड़े आप उनको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और कर पाएंगे, ठीक। दूसरा, दे शुड बी अनइनकम्बर्ड, जिसके अगेंस्ट में हमने कोई लोन या कहीं पे हमने उनको प्लेस आपका नहीं किया गया, ठीक है। तो जैसे हमारा एलसीआर का रेशियो क्या निकलता है, एलसीआर इक्वल टू आपका हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट डिवाइड बाय नेट कैश आउटफ्लो, नेट कैश आउटफ्लो इन 30 कैलेंडर डेज, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। एंड योर रेशियो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100%। ये आपका 2015 के अंदर जब इसको आपका टेस्ट किया गया सिस्टम के अंदर, तो वहां पे आपका बात किया गया अनइनकम्बर्ड हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट का। दिस इज अ काइंड ऑफ बफर। जैसे ये क्या है ना, ये चीज हमने कहां से सीखी, जो आपके जो नॉर्डिक नेशंस के बैंक्स थे आपके ड्यूरिंग दिस 7-8 क्राइसिस, उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। रीजन क्या था कि एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है ना कि आपने गुड टाइम में अपने बेड टाइम के लिए सेविंग करके रखो, वो लोग ये चीज आपका करके चल रहे थे। जैसे कैपिटल कन्वर्जन बफर्स निकला, एडिशनल लेयर्स आपके जहां से देखने के लिए मिले, ठीक है। प्रिंसिपल 13 सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रिंसिपल, ठीक है, सबसे ज्यादा बार, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखेंगे इसको। प्रिंसिपल 13, a bank should publicly disclose information on a regular basis that establish market participants to make an informed
judgment about the soundness of its liquidity risk management framework एंड लिक्विडिटी पोजीशंस, ठीक है। तो जिसके ऊपर आपका रेगुलेटर्स के द्वारा भी और इवन बीसीबीएस के द्वारा भी, जैसे एज पर बीसीबीएस देयर द डिस्क्लोजर शुड बी क्लियर, मीनिंगफुल, कांस्टेंट, इसके अलावा आपका कंपेरेबल अक्रॉस द बैंक। सो देयर इज वन मोर 5 प्रिंसिपल्स आपका जो इसके ऊपर दिए गए। एंड आरबीआई के द्वारा देयर आर 7 रेशियोज, ठीक है, जो इशू किए गए हैं, जिनके हिसाब से आपको अपना डेटा प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आरबीआई के द्वारा ही आपका रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जैसे डोमेस्टिक करेंसी के अंदर, आपका फॉरेन करेंसी के अंदर, कंसोलिडेटेड बिजनेस, 5 रिपोर्ट्स आपका जो फोर्टनाइट बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे, बीइंग अ बैंक यू हैव टू सबमिट विद आरबीआई। आई होप दिस इज क्लियर। तो गाइस ये आपके 13 प्रिंसिपल आपका जो रिलीज किए गए आपका बीसीबीएस के द्वारा पोस्ट 2007-8 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो जो 7-8 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था वो कंप्लीटली लिंक था आपका किसके साथ, लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स के साथ। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर उसके ऊपर बात भी किया था कि लेमन ब्रदर बैंक आपका ट्रैप हुआ, लिक्विडिटी ट्रैप आपके हुए, ठीक है, क्योंकि उसके जो एसेट्स है they won't be able to convert those particular assets into cash। कि घर है आपका, घर को, और there is no buyers, ठीक है, आपके पास सिर्फ घर ही बचे और उन घर को खरीदने वाला कोई था नहीं, और जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स आपका आई। तो उससे जो लर्निंग हुई उसके बाद बीसीबीएस के द्वारा ये 13 प्रिंसिपल आपका रिलीज किए गए। ऐसे ही आपका ऑपरेशनल रिस्क के रिगार्डिंग 11 प्रिंसिपल हैं, या आपका सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस के ऊपर 4 प्रिंसिपल है। ये सारे आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, बिकॉज ये आपको एग्जामिनेशंस में हेल्प करेंगे, राइट। चलो तो आगे बढ़ते हैं गाइस। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। So liquidity risk management is only relevant for large and complex bank? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबके लिए भाई। The primary goal of liquidity risk management is to maximize short-term profitability? No, it's a like हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है, सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी, ठीक है, दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हमें अपनी नेटवर्क हमेशा पॉजिटिव में रखनी है। मिसमैचिंग ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज इज नॉट अ कंसर्न, इट इज अ कंसर्न। यही तो आपका जहां से आपका लिक्विडिटी क्राइसिस आते हैं, मेच्योरिटी मिसमैच, अमाउंट मिसमैच। लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल बैंक एज वेल एज रेगुलेटर। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इंडिविजुअल बैंक के लिए भी है और रेगुलेटर के लिए भी, ठीक है। सो रेगुलेटर का कंसर्न है अबाउट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम और एंटायर इकोनॉमी, और बैंक का खुद का कंसर्न है लाइक अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। So both individual and regulator must manage liquidity risk. It applies to all banks, not just the biggest and most complicated one. Liquidity risk management main objective is to secure bank ability to fulfill commitment as they become due, and lessen the likelihood of unfavorable circumstances। okay, तो मतलब लाइक जैसे लिक्विडिटी मींस, लिक्विडिटी रिस्क मींस, सिंपल सा लिक्विडिटी मींस कन्वर्टेड इनटू कैश। लिक्विडिटी रिस्क मींस आपका क्या होगा कि लाइक अगर हम बोल रहे हैं कि दिस बैंक इज गोइंग टू फेस लिक्विडिटी रिस्क और दिस बैंक इज फेसिंग लिक्विडिटी रिस्क, दैट मींस दैट बैंक वॉन्ट बी एबल टू पे ऑफ देयर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, ठीक है, जो इसके ऊपर जो अभी के लाइबिलिटीज हैं आपका उनको वो पे नहीं कर पा रहा, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो चीज अब अगर ऐसा होगा किसी बैंक के साथ, सोचो क्या उसके साथ नहीं होगा, ठीक है, उसका रेपुटेशन पूरा चला जाएगा और अदर्स आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है, इसलिए वो लास्ट स्टेज है आपका, ये मान के चलो बैंक के लिए, तो इसलिए इतने सारे चैलेंजेस उसको आ रहे हैं। Which of the following statement is not true regarding bank liquidity risk management system? बताओ। A bank should actively manage its intraday liquidity position and risk. ये भी हमने पढ़ा था ना एक प्रिंसिपल के अंदर। Board of director is responsible for liquidity risk management and should set the risk tolerance. Again, true. Stress test should only be conducted for institution specific scenario, नॉट फॉर मार्केट वाइड सिनेरियो। दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये गलत है। क्यों? इट शुड बी बोथ आपका इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक एज वेल एज मार्केट वाइड, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अ बैंक शुड हैव अ फॉर्मल कंटिजेंसी फंडिंग प्लान, ठीक है। तो ये
जो 13 प्रिंसिपल आपको मैंने अभी पढ़ाए उन्हीं के ऊपर आपका ये क्वेश्चन जो बनाया गया, ठीक है। तो अगर आपने उनको ध्यान से सुना तो आप ऐसे क्वेश्चंस को एग्जामिनेशंस के अंदर आपका टैकल कर पाएंगे, राइट। चलो नेक्स्ट वन गाइस, bank are required to submit the liquidity return as per the prescribed format of RBI. The existing liquidity reporting requirement have been reviewed by RBI. Further, the statement is required to be reported in 5 पार्ट। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने आपको इसके ऊपर बताया था कि जो प्रिंसिपल 13 था उसके बाद आपका ये सारी चीजें आई, ठीक है। तो 5 रिपोर्ट यू हैव टू सबमिट विद आरबीआई। अब इनका सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर ओके क्वेश्चन नहीं दिया क्या इसमें, चलो नो प्रॉब्लम। आपको क्वेश्चन कैसे मिल सकता है कि आपका जैसे फॉर ओवरसीज ऑपरेशंस ये आपका कितने समय के अंदर बैंक को सबमिट करना होता है विद आरबीआई, या डोमेस्टिक करेंसी इंडियन ऑपरेशन इसके बारे में जो रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कितने समय में। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मे फेस, ठीक है। तो क्या होगा फॉर डोमेस्टिक ऑपरेशन आपका इंडियन बैंक्स, देखो पहले मैं आपको यहां पे कैटेगराइज कर देता हूं दीज फर्स्ट थ्री। पहले तीन आपका फॉर फॉरेन करेंसी इंडियन ऑपरेशंस, फॉर कंबाइंड इंडियन ऑपरेशन दीज ऑल आर ऑन फोर्टनाइट बेसिस, ठीक है। फोर्टनाइट का मतलब समझते हैं ना 15 दिन के अंदर, एवरी 15 डेज, ठीक है। हर 15 दिन में इनकी रिपोर्टिंग आपको करनी होती है, ठीक है, एज अ बैंक। दूसरा फॉर ओवरसीज ऑपरेशन दिस इज ऑन मंथली बेसिस, ठीक है, मंथ एंड मंथ बेसिस पर आपका ये होगा। एंड कंसोलिडेटेड बैंक ऑपरेशन दिस इज ऑन क्वार्टरली बेसिस, ठीक है, ये आपका क्वार्टरली बेसिस पर आपका सबमिट करना होता है। प्लीज डू रिमेंबर दीज वन, ठीक है। पहले तीन आपका फोर्टनाइट, देन आपका मंथली, देन आपका क्वार्टरली, देयर इज वन कटिंग, हाँ दिस इज। अब ये डायरेक्टली यहां से आप और बेहतर ढंग से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट का, रिपोर्टिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, bank are required to submit liquidity return as per prescribed format to the chief general manager in charge department of banking supervision, ठीक है, डीबीएस जिसको बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल ऑफिस आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई, ठीक है, जहां पे आपको ये रिपोर्ट करनी होती है, ठीक है, बैंक लेवल पे, दिस इज ऑन बैंक लेवल, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी, द एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट हैव बीन रिव्यूड बाय आरबीआई. Under the revised requirement, the time bucket are to be aligned as effective from 2016 as per the table given below, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे नेक्स्ट डे 2 to 7 दिस अलग अलग उसमें ये पॉइंटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इग्नोर दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये पहला डोमेस्टिक करेंसी इंडियन ऑपरेशन आपका जैसे यहाँ पे लिखा है ना, वाइल स्टेटमेंट एट 1 to 3 आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑन फोर्टनाइटली बेसिस, ठीक है। तो पहले के तीन आपका दीज थ्री आर ऑन फोर्टनाइट बेसिस, ठीक है, ये आपका फोर्टनाइट बेसिस पे होंगे। देन आपका फॉर ओवरसीज ऑपरेशन, ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट 4 and 5, 4 इज सबमिटेड ऑन मंथली बेसिस एंड 5 इज क्वार्टरली बेसिस, ठीक है। तो ये रिटर्न्स आपका लिक्विडिटी रिटर्न्स जो आपको सबमिट करने होते हैं आरबीआई के पास, ठीक है। सो आई विल मार्क स्टार हियर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 13 प्रिंसिपल अगेन स्टार क्वेश्चन, ये आपका स्टार क्वेश्चन, ठीक है। तो फोर्टनाइट मंथली, ठीक है, फोर्टनाइट मंथली एंड क्वार्टरली, ये तीन आपका जो रिपोर्टिंग होती है बैंक्स को अलग अलग, उनका कंफ्यूजिंग है, जब आप बार बार इनको गो थ्रू करोगे तभी याद रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे मिलेगा, डेफिनेटली मैंने वो इंक्लूड किया, थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे हुआ होगा, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर मे पोटेंशियली लीड लिक्विडिटी रिस्क प्रॉब्लम्स इन बैंक, बताओ क्या होगा आंसर। Which of the following is not an internal factor? Internal factor which belongs to bank itself, ठीक है, मतलब जहां पे बैंक की एक्टिविटी, इंटरनल फैक्टर क्या हो गया आपका, बैंक के एक्शंस की वजह से आपका लिक्विडिटी प्रॉब्लम आएगी। नॉट मींस विच इज एन एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। तो दैट मे पोटेंशियली लीड टू लिक्विडिटी रिस्क प्रॉब्लम, हाई ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स, ठीक है, दिस इज इंटरनल, ठीक है। हाई ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर आर जनरली मेंटेन्ड बाय और दे आर जनरली कंडक्टेड बाय बैंक इटसेल्फ, ठीक है। A negative gap in maturity date and maturity date of assets and liabilities, again this is by bank, ठीक है, ये भी आपका इंटरनल फैक्टर है, ठीक है।
इंटरनल फैक्टर IF लिख देता हूं मैं आगे से, ठीक है। Very sensitive financial market depositors, and now this like bank they do not have any control on this, ठीक है। यहाँ पे हमारा बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है। So this is an external factor, ये क्या है आपका external factor है, ठीक है। This is external factor, right? Concentration on deposit in the short tenures, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अगेन इंटरनल फैक्टर है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका, और ऐसा ही एक क्वेश्चन आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज थ्री आर इंटरनल फैक्टर, मतलब जैसे ये अगर हम लोग हाई ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर करेंगे तो मे बी देर इज अ प्रोबेबिलिटी आपका डिफॉल्ट हुआ तो उसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है, लिक्विडिटी पोजीशन में आप ट्रैप हो सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिपॉजिट आपने आईटी इंडस्ट्री के ऊपर या कॉर्पोरेट डिपॉजिट पे ही आपके डिपेंडेंसी है, रिटेल को आप इग्नोर कर रहे हैं, जबकि रिटेल सबसे इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो वो इंटरनल प्रॉब्लम है दैट कैन बी सॉल्व बाय बैंक इटसेल्फ, राइट। तो ये आपका अब, बट ये जो है ना सेंसिटिव फाइनेंशियल मार्केट डिपॉजिटर, उनको लग रहा है यार आज बैंकिंग सिस्टम ठीक ठाक है, कल उनको म्यूचुअल फंड पसंद आ गया, परसों कुछ और आ गया, तो दैट इज द वन। नाउ दिस इज द चार्ट, ये चार्ट जो आपको आने वाले एग्जाम में कम से कम 1 मार्क्स आपका देके जाएगा, ठीक है। तो अगेन गाइस आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। जैसे पोटेंशियल लिक्विडिटी रिस्क ड्राइवर्स, ठीक है। तो पोटेंशियल लिक्विडिटी रिस्क ड्राइवर दैट मींस कि कोई भी बैंक आपका लिक्विडिटी शॉर्टेज आपका जो प्रॉब्लम, या कोई भी बैंक अगर आपका लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, लिक्विडिटी रिस्क फेस कर रहा है, सो व्हाट आर द मेजर रीजन बिहाइंड दैट पर्टिकुलर वन। सो these reasons are further categorized between two part. One is internal, जहां पे बैंक खुद जिम्मेदार है उस liquidity problem के लिए, and another one is external. So one by one we will go through these particular one, right? So internal banking factor and external banking factor. Internal की पहले बात करते हैं, high off balance sheet exposures. I hope this is understood to all of you. The bank rely heavily on short-term corporate deposit or wholesale deposit. That means there is a concentration risk, right? तो वो सिर्फ आपका होलसेल या इन पे डिपेंडेंट है ज्यादा। A negative gap liability is more than the assets, ठीक है। अब लाइबिलिटी सपोज दैट फर्स्ट को आपका लाइबिलिटी पेबल्स हैं आपका 100 करोड़ के, एंड आपका एसेट्स रिसीवेबल्स हैं, उनसे आपका जो इनफ्लो है दैट इज सपोज दैट 50 करोड़, तो 50 करोड़ का आपका गैप है, ठीक है। तो दैट इज द वन। बैंक रैपिड एसेट एक्सपेंशन नीडेड टू अवेलेबल फंड्स इन लाइबिलिटी, इसको मैं ना स्पेशली मार्क करूंगा, ठीक है। इसको मैं स्टार मार्क्स दूंगा बिल्कुल अलग से। रीजन बिंग, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रूली अप्लाइड एप्लीकेशन बेस्ड। जैसे क्या होता है, किसी बैंक ने आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट किया और उससे वो लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट करे जा रहा है, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, रैपिड एसेट एक्सपेंशन एक्सीड द अवेलेबल फंड्स ऑन द लाइबिलिटी साइड। आप क्या कर रहे हो, एसेट बनाते जा रहे हो, ठीक है। सो आप अपनी करंट पोजीशन को ध्यान में नहीं रख रहे हो, ठीक है। दैट इज द वन। कॉन्सेंट्रेशन ऑन डिपॉजिट इन शॉर्ट टेन्योर्स, इसी से लिंक है। लेस एलोकेशन इन लिक्विड गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, fewer placement of funds in long term deposits. So these are the areas. Now next side, मतलब long term deposit जो आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करें उसमें जो आपका जो करंट डिपॉजिट है ना, जिनका मेच्योरिटी कम है वो ज्यादा है रादर देन आपका लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स आपके, ठीक है। सो एक्सटर्नल की बात करें, वेरी सेंसिटिव फाइनेंशियल मार्केट डिपॉजिटर्स, वो सेंसिटिव होने का मतलब दे आर मूविंग फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर मार्केट, सो दैट इज द वन। नेक्स्ट वन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमिक शॉक, ठीक है। इकोनॉमी वाइज आपका स्टेबिलिटी नहीं है, लो एंड स्लो इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस, decreasing depositors trust on banking sector, ठीक है, which can lead to this non economic factors, sudden and massive liquidity withdrawals by the depositors, unplanned टर्मिनेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपॉजिट, ठीक है। गवर्नमेंट ने आपके बैंक से किसी दूसरे बैंक में डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट या अदर्स, इसमें बहुत बार ये होता है। सो दैट इज द वन। सो दीज आर द रीजंस व्हिच मे लीड टू लिक्विडिटी प्रॉब्लम इन एनी बैंक, ठीक है। सो इनको हम लोगों ने नाम कह दिया पोटेंशियल लिक्विडिटी रिस्क ड्राइवर्स, ठीक है। इट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन होगा, एक्सटर्नल में कौन होगा, सो हियर वी हैव अ लिस्ट। आई होप सबको ये सारी चीजें क्लियरली समझ में आई होंगी, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताएगा। चलो सो आगे बढ़ते हैं आपका, तो यहाँ पे एक लिस्ट भी मैंने स्पेशली बनाया, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें इंटरनल फैक्टर्स का, तो हाई ऑफ बैलेंस सेम आपका जो इस शीट के अंदर है वो, तो इसलिए मैं आपको हमेशा जो कंटेंट रखता हूं वो मैकमिलन बुक के साथ अलाइन रखता हूं, जिससे आप थोड़ा सा
रिलेट कर पाए, ठीक है, अगर आप उस बुक को पढ़ते हैं। और एग्जामिनेशन के अंदर भी एग्जामिनर भी जो स्टेटमेंट पिक करता है जनरली वहां से करता है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आसान हो जाता है जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ट्रू है, ठीक है, सही कौन सा है। गैप रिस्क अराइज व्हेन बैंक इज होल्डिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ सेम मैच्योरिटी विद द सेम प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, गैप रिस्क इज, आपका गैप रिस्क क्या होता है, व्हेन देयर इज अ मिसमैच बिटवीन मैच्योरिटी और अमाउंट, ठीक है, बट ये सेम सेम बोल रहा है, सो दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट, ये सही नहीं है, ठीक है। प्राइस रिस्क अकर व्हेन एसेट्स आर सोल्ड बिफोर देयर मैच्योरिटी डेट, दिस इज ट्रू, ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या है, ट्रू है, ठीक है। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। प्राइस रिस्क अकर व्हेन एसेट्स आर सोल्ड बिफोर द मैच्योरिटी डेट, जैसे सपोज दैट एक एसेट आपके पास है, ठीक है, जैसे आपका हमने कोई एक एसेट क्रिएट किया था, ठीक है, 10 करोड़ रुपीज का एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है। सो सपोज दैट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बेडेड ऑप्शन। एम्बेडेड ऑप्शन मींस सपोज दैट दिस एसेट जो हमने कंपनी एक्स के साथ क्रिएट किया था, इसको हमने एक ऑप्शन दिया था कि आप इसको कभी भी प्रीमेच्योर या रीपेमेंट्स कर सकते हैं एनी टाइम ड्यूरिंग दिस लोन पीरियड। सपोज दैट दिस लोन पीरियड वाज फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। सो आफ्टर 2 ईयर व्हाट हैपन इन मार्केट, ठीक है, 2 साल के बाद आपका मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है इट केम डाउन टू 8% पर एनम, ठीक है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा थी उसकी वजह से ये हुआ। सो व्हाट ही विल डू, अब जैसे इसको हमने फाइनेंस किया था, सपोज दैट इसका जो फाइनेंसिंग था दैट इज वी बोरोड मनी, कितना अमाउंट दिया है, 10 करोड़, 10 करोड़ एट द रेट ऑफ सपोज दैट 6% पर एनम, ठीक है, फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए था। सपोज दैट वी हैव मेच्योरिटी मैच आपका इन दिस केस, ठीक है, 10 साल का था और 10 साल का था, ठीक है, फिक्स रेट पे था, फ्लोटिंग पे था। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि कुछ समय के बाद अभी करंट सिनेरियो के अंदर व्हाट इज योर एनआईआई, योर एनआईआई इज 6%, ठीक है, अभी जो हमारा एनआईआई है वो कितना है, 6%, 600 बेसिस पॉइंट। आफ्टर सम टाइम, अब 2 साल के बाद इंटरेस्ट रेट हो गया आपका सपोज दैट 8%, ठीक है। सो व्हाट ही विल डू, व्हाट कंपनी एक्स विल डू, वो इसको प्रीपेमेंट करके किसी दूसरे लोन में एंटर कर जाएगा, ऑब्वियसली ही विल डू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप इस लोन को यहाँ पे शिफ्ट करो, या अगर किसी नए को भी देखो तो इसी पे दे पाओगे, ठीक है। सो नाउ फॉर रिमेनिंग 8 ईयर्स, जो अगले 8 साल हैं उसका एनआईआई विल डिक्लाइन टू कितना हो जाएगा, 6 से आपका 6% एंड दिस इज 8%, सो इट इज ओनली 2%, ठीक है। तो इसकी वजह से प्राइस रिस्क आपका ये जो मूवमेंट्स हुए उनकी वजह से ये जो नुकसान आपको झेलना पड़ा बीइंग अ बैंक, ठीक है। अब ये अपोजिट भी हो सकता है, रिस्क पढ़ रहे हैं इसलिए डाउन साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग प्रॉफिट की बात कर रहे होते तो हम लोग अपसाइड की बात करते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement about stock approach and flow approach for measuring liquidity risk is true? तो स्टॉक अप्रोच एंड आपका लिक्विडिटी, सॉरी, स्टॉक अप्रोच एंड फ्लो अप्रोच, ये दो अप्रोचेस जो आपके कोर्स करिकुलम के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। तो क्या इनका आपका रहता है, ठीक है, पॉइंटर्स क्या हैं, सो वी विल डिस्कस विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। सो स्टॉक अप्रोच इज सुपीरियर, नहीं ऐसा कुछ सुपीरियर इंफीरियर नहीं है, तो पहले हटा दो। द फ्लो अप्रोच इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग रेशियो लाइक, नहीं, ये सारे रेशियोज किस में आते हैं, आपके स्टॉक अप्रोच में आते हैं, ठीक है, नॉट इन फ्लो अप्रोच, ठीक है। स्टॉक अप्रोच हेल्प इन इवैल्यूएटिंग लिक्विडिटी, फोरकास्टिंग लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट एट डिफरेंट पॉइंट, इट शुड बी फ्लो अप्रोच, ठीक है, ये भी गलत है। द स्टॉक अप्रोच फोकस ऑन पास्ट डेटा, हाँ दिस इज ट्रू, ठीक है, ये भी आपका गलत है, ये अपोजिट होना चाहिए था, फ्लो अप्रोच होना चाहिए था, ठीक है। Focus on past data and calculate liquidity ratios based on historical action, ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहां पे भी बोला था this liquidity ratios like short term total liability, purchase fund to total assets, core deposit, ऐसे 7 ratios आपको यहां पे देखने के लिए मिलेंगे। So the only statement correct is, so what will be your correct answer? D is the right answer for this one, right? चलो now अभी हम इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। सो मेजरमेंट, अगर हम लोग लिक्विडिटी रिस्क मेजरमेंट की बात करते हैं, ठीक है, सो देर आर टू सिंपल वेज ऑफ मेजरिंग लिक्विडिटी। वन इज स्टॉक अप्रोच विच इज रेशियो बेस्ड आपका, ठीक है, बेस्ड ऑन रेशियोज में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा यूज करते हैं। लाइक जैसे आपने अगर रेशियो एनालिसिस पढ़ा होगा, फॉर लिक्विडिटी वी हैव कैश रेशियो, करंट रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो,
ये सब सॉल्वेंसी के लिए आपका डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट रेशियो, इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट पे आउट रेशियो। मार्केट प्रोस्पेक्ट को जानने के लिए वी हैव ईपीएस, डीपीएस, आपका पीई रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपका नेट रेशियो है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। सारे रेशियोज के अंदर क्या होता है, जो बैलेंस शीट का डेटा, जो पास्ट डेटा है, उसको इस्तेमाल करते हुए वी आर मेकिंग आवर एनालिसिस। सेम यहाँ पे भी आपको मिलेगा, ठीक है। फ्लो अप्रोच, दिस इज काइंड ऑफ जो आपका वेटेड एवरेज आपका मूवमेंट्स है उनके बेसिस पे। सो स्टॉक अप्रोच सर्टेन रेशियोज लाइक लिक्विड एसेट टू शॉर्ट टर्म टोटल लाइबिलिटीज, परचेज फंड टू एसेट, core deposit to asset, loan to deposit ratio are calculated and compared to a benchmark that a bank has set for itself. While the stock approach help in looking at liquidity from one angle, it does not reveal the intrinsic liquidity profile of a bank. ठीक है, तो इसमें आपके ये ratios again I'll highly recommend this. ठीक है, तो ये मैं आपके लिए यहाँ पे अगेन फिर से स्टार मार्क बना देता हूँ। ठीक है, तो मेरा सभी से आपका दरख्वास्त होगा कि आप इनको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो ये रेशियोज हैं, एक रेशियो जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपका वॉलेटाइल लाइबिलिटी डिवाइड बाय टेम्परेरी एसेट, सॉरी वॉलेटाइल लाइबिलिटीज माइनस टेम्परेरी एसेट डिवाइड बाय अर्निंग एसेट माइनस टेम्परेरी एसेट। ठीक है, कोर डिपॉजिट टू टोटल एसेट, लोन प्लस मैंडेटरी एसएलआर प्लस मैंडेटरी सीआरआर प्लस फिक्स एसेट डिवाइड बाय टोटल एसेट। ठीक है, इनके यूजेस आपका सिग्निफिकेंस क्या है, एंड दिस इज इंडस्ट्री एवरेज। ठीक है, ये आपका इंडस्ट्री एवरेज है। इनके हिसाब से बैंक विल टेक देयर ओन टारगेट, वो अपने खुद के टारगेट्स आपका बनाएंगे। ठीक है, दिस इज इंडस्ट्री एवरेज। अब आप उससे कितना ऊपर नीचे रखना चाहते हैं, दिस इज योर डिसीजन। और कैसे होगा इंप्लीमेंटेशन, कैसे होगा, वो सारी चीजें। ठीक है, सो टोटल 7 रेशियोज आपका, एंड दीज रेशियोज आर प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई इटसेल्फ। ठीक है, तो अगेन सबसे रिक्वेस्ट होगा कि अच्छे से इनको पढ़िए, समझिए। ठीक है, आई शेयर दिस पीडीएफ आल्सो। तो यहाँ पे अगर वहाँ पे आपको थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था, तो अंडरस्टैंडिंग को आसान बनाने के लिए मैंने आपके लिए एक पूरा, जैसे वॉलेटाइल लाइबिलिटीज का है, टेम्परेरी एसेट का है, आपका अर्निंग एसेट्स का है, कोर डिपॉजिट्स का है। ठीक है, तो इनको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जो पास्ट में पूछे गए थे वो सारे जो मैंने यहाँ पे आपके लिए बना करके रखे हुए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कैसे मिलेंगे इनके ऊपर, उनके ऊपर बात करते हैं। So in the context of liquidity risk management, which of the following stock ratio is an indicator of the degree of liquidity embedded in the balance sheet? ठीक है, so क्या होगा आपका degree of liquidity embedded in balance sheet, that is loan plus mandatory CRR plus mandatory SLR plus a fixed asset divided by total asset. ठीक है, तो loan plus mandatory SLR CRR fixed asset divided by total asset आपका। ठीक है, देखो क्या है, इंडिकेटर ऑफ द डिग्री ऑफ लिक्विडिटी एम्बेडेड इन बैलेंस शीट। अब यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा इसको। ठीक है, सो कहां गया, टोटल एसेट 10। ठीक है, आपका रेशियो 3 जो आपका था। ठीक है, सो लोन इंक्लूडिंग मैंडेटरी कैश रिजर्व स्टैच्यूटरी लिख दिस एम्बेडेड इन बैलेंस शीट। ठीक है, सो द डिग्री ऑफ लिक्विडिटी एम्बेडेड इन बैलेंस शीट। तो ये मैंने आपको रेफरेंस दिया है। ठीक है, अब थोड़ा मेहनत आप करेंगे, समझ में आया ना क्वेश्चन कैसे, मतलब आपको इनका यूजेस कैसे समझना है। यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर द इंडस्ट्री एवरेज, वो आपको नहीं, वो बैंक के लिए बेसिकली दिया गया। ठीक है, हाँ उनका यूजेस और अदर्स वो कैसे आएगा वो आपको, और क्वेश्चन किस तरीके से टेस्ट होगा ये भी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। ठीक है, तो आपको जिसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, which of the following is not a strategy for reducing the liability sensitivity to limit the shock of interest rate volatility? ठीक है, तो क्या है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटेजी, इनमें से कौन सा एक स्ट्रेटेजी नहीं है टू रिड्यूस द लाइबिलिटी सेंसिटिविटी टू लिमिट। ठीक है, तो क्या होगा आपका इंक्रीजिंग फ्लोटिंग रेट, इट इज यूज, ये तो आपका इट इज अ स्ट्रेटेजी फॉर रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी सेंसिटिविटी। इंक्रीजिंग लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, अगेन ये भी आपका लाइबिलिटी सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। इंक्रीज शॉर्ट टर्म लैंडिंग, दिस विल ऑल्सो हेल्प। ठीक है, सेलिंग, हाँ दिस विल नॉट हेल्प। ठीक है, सेलिंग फ्लोटिंग रेट लोन्स। ठीक है, अगर आप फ्लोटिंग रेट लोन सेल करेंगे सो दिस विल इंक्रीज नॉट डिक्रीज, ये जो आपका लाइबिलिटी सेंसिटिविटी है इसको ये इंक्रीज करेगा, ना कि ये इसको आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, सो दिस स्ट्रेटेजी फॉर रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी सेंसिटिविटी लिमिट टू शॉक ऑफ इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी आर reducing investment in portfolio maturities,
इंक्रीज फ्लोटिंग रेट, देखो यहाँ पे इंक्रीज लिखा है, ठीक है, नॉट डिक्रीज, इंक्रीज लॉन्ग टर्म डिपॉजिट दस, ठीक है। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका ये, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको इसके ऊपर जो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, जैसे ये है। अगला, Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) in April 16 finalized its standard on IRRB, internal rate of return, sorry, internal rate of return in banking book something, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी इंटरेस्ट आपका होना चाहिए इंटरेस्ट रेट रिस्क इन बैंकिंग बुक, सॉरी, ठीक है, इंटरेस्ट रेट रिस्क इन बैंकिंग बुक विद अ टारगेट इम्प्लीमेंटेशन बाय 2008। अच्छा, हमारा क्वेश्चन ही वही था, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया, इंटरेस्ट रेट रिस्क इन बैंकिंग बुक, ठीक है। सो कौन सा है, बी, इंटरेस्ट रेट रिस्क इन बैंकिंग बुक, जिसको आपका नाम दिया गया, ठीक है। सो नीड फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑन इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑन बैंकिंग बुक, बेसल कमेटी ऑन बीसीबीएस बैंकिंग सुपरविजन in April 16 finalized the standard on interest rate risk in banking book with target of implementation by 2018। अब ये जो इंटरेस्ट रेट रिस्क इन बैंकिंग बुक है ना, दीज आर, मतलब इसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर एट ग्लोबल लेवल, ठीक है। और कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, प्राइम एरिया है आपका बैंक की अर्निंग का, तो इसलिए उसके ऊपर ये स्टैंडर्ड्स टू प्रोमोट ग्लोबल कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ interest rate risk in banking book with that of global bank, it is considered appropriate to require bank to compute IRRBB separately and disclose it on BCBS prescribed standards, ठीक है। तो अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following strategies can bank adopt to manage interest rate risk? अगर आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करना है, ठीक है, सो मतलब इंटरेस्ट रेट रिस्क इज लाइक जब आपका जो एडवर्स मूवमेंट आपके हो रहे हैं किसमें, इंटरेस्ट रेट के अंदर आपका, ठीक है। एडवर्स मूवमेंट मींस जैसे आपका ये किसकी वजह से हो सकते हैं, एम्बेडेड ऑप्शन की वजह से आपका हो सकते हैं, या आपका जैसे री इन्वेस्टमेंट रिस्क जिनकी वजह से आपका आ सकता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। So increasing the maturity of an investment portfolio to reduce liability sensitivity, it can be done, ठीक है। Selling आपका increasing the maturity of investment portfolio to reduce, no, it is incorrect, हाँ, it should be incorrect, ठीक है। Selling fixed income securities and reinvesting the proceed in securities with short term, this can be done। Matching long-term asset preferably with non-interest bearing liabilities, this is also done। तो मेरे हिसाब से इट शुड बी डी आपका, ठीक है, डी शुड बी राइट आंसर, यस, हाँ। सो फर्स्ट आपका जो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट रिस्क को इंक्रीज करा इफ यू आर लैंडिंग इन लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, राइट। तो जैसे क्या था, इंक्रीजिंग मेच्योरिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, तो आप पोर्टफोलियो जितना लंबा होगा उतना टाइम ड्यूरेशन यू विल बी स्टक इन दैट पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। सो डिक्रीजिंग आपका यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट वन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सीएफपी? तो सीएफपी के संबंध में आपका इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, एक बार जल्दी से गो थ्रू करें, ठीक है। और ये बहुत आसान है बिकॉज ये हमने अभी पढ़ा भी है और इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया भी है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। चलो क्या होगा आंसर? सो विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंटिजेंसी फंडिंग प्लान? So it is formulated for responding to serve disruption, ठीक है, or stressful situation, correct. Should manage both bank specific and market wide stress, both correct. Should be tested on regularly to ensure the effectiveness, efficiency, efficacy of that particular plan. So D will be right answer for this particular one, ठीक है। So principle 11 of those particular guidelines, तो जिसमें से प्रिंसिपल 11 आपका जहां पे सीएफपी के बारे में बात किया गया था, ठीक है। चलो तो ये आपका जहां पे अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो बहुत सारे सेशंस मैं आपके लिए करने वाला हूँ आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग तैयारी करें जुलाई 2024 की, तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत सारे इवेंट्स होंगे। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं नवंबर दिसंबर के लिए, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रखनी। जुलाई वालों को भी मैं इतना कमिटमेंट दे सकता हूँ, इफ विल फॉलो दिस पर्टिकुलर वन ऑन रेगुलर बेसिस, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू स्कोर 50+, ठीक है, 50+ लाने की जिम्मेदारी मेरी, बट आपको इनको समझना होगा, गो थ्रू करना होगा। अगर डाउट्स आ रहे हैं तो डाउट्स आपको मेरे से पूछने होंगे, आप कमेंट्स के थ्रू पूछिए,
आप टेलीग्राम पे आपका डिस्कस कीजिए। अगर आपको 1-to-1 कन्वर्सेशन का जरूरत है उसके लिए भी आप मुझे पिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो लिमिटेड टाइम है, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कीजिए, और अगर कोई भी हेल्प लगती है तो फील फ्री टू रीच, राइट। और डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड अपने जो साथी बैंकर्स थे उनके साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। सो आई होप सबको सारी चीजें समझ में आई होंगी, सबने एंजॉय किया होगा सेशन को। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं कमेंट्स के अंदर। सो आई विल सी यू सून विद अ न्यू वीडियो, ठीक है। एक और अभी हम लोग मॉड्यूल बी के ऊपर विल हैव वन मोर सेशन, देन विल एंटर टू मॉड्यूल सी एंड डी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, so previously told you कि like there is like weightage wise module C, A, B, D all are equal, but preparation wise A and B they have maximum weightage, ठीक है। तो ये बात का डिफरेंस आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। Why I am telling this particular thing again and again, ठीक है। तो क्योंकि C और D में ना आपको रिविजन मिलेगा, जहां पे यहाँ में एक मतलब लाइक जितना कंटेंट एक क्लास में डिलीवर हो रहा है, लाइक लेट्स से फॉर 50 मिनट क्लास, वहां पे हम लोग आपका एटलीस्ट 150 मिनट का जो कंटेंट है दैट कैन बी डिलीवर इन 50 मिनट ओनली, ठीक है। बिकॉज वहां पे चीजें रिविजन होंगी, तो वहां पे बार बार हम लोग फिर उन गाइडलाइंस या उनके ऊपर उतना डिटेल में नहीं जाएंगे जितना हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से पढ़िए, समझिए। कोई डाउट आता है, कोई भी ऐसा एरिया जहां पे आप स्टक हो रहे हैं, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको नोट्स चाहिए, आपको क्वेश्चन चाहिए, जो चाहिए उसके लिए आप रीच आउट कर सकते हैं, राइट। चलो, तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।